हेलो एवरीवन, आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैंने मेरी लाइफ का फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सोफिया गर्ल्स कॉलेज ऑफ अजमेर का, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ जाके अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकूँ। सेकेंडली, मैं मेरे गाइड डॉक्टर शालिनी शर्मा को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी गाइडेंस के अंडर पिछले 3 सालों से मैं PhD कर रहा हूँ और आज मैं इतना आगे लिटरेचर में नहीं पहुँच पाता अगर उनकी गाइडेंस मेरे साथ ना होती। ओके, सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक था एग्जिस्टेंशियलिज्म इन ययाति। देखिए, ययाति गिरीश कर्नाड का सबसे पहला प्ले था जो उन्होंने 1961 में लिखा। उनके यंग एज में उन्होंने काफ़ी रेफर किया था यूरोपियन ड्रामेटिस्ट को, जो थे जॉन पॉल सार्टे, किरकेगार्ड, बेकेट और कैमस। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब क्या। तो हम जैसे कि ये मेरी PPTs में देख सकते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो सजेस्ट करती है कि लाइफ, ये दुनिया, ये सब कुछ मीनिंगलेस है और हम इंडिविजुअल, हमारा खुद का मीनिंग क्रिएट करते हैं लाइफ में। दैट इज द एम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ये थियरी जब वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद काफ़ी यूरोपियन राइटर्स जैसे कि एल्बर्ट कैमस और सैमुअल बेकेट, जिन्होंने ये वॉर्स अपनी आंखों से देखी और उस टाइम में वही चीज़ हमारे गिरीश कर्नाड सर ने इंडिया में देखी कि वर्ल्ड वॉर्स की वजह से कितना डैमेज हुआ है इस दुनिया में और कितना लोग सफ़र कर रहे हैं, तब उन सभी राइटर्स ने उस समय लिखा कि ये लाइफ मीनिंगलेस है, ये वॉर्स मीनिंगलेस है और जो ट्रॉमा हर एक इंसान गुजरता है इस लाइफ में, उसके बारे में उन्होंने एज अ लिटरेचर के थ्रू ये नॉलेज स्प्रेड करने की कोशिश की। नाउ, जब गिरीश कर्नाड सर ने देखा कि यूरोप में इतने अच्छे राइटर्स इतना अच्छा पब्लिश कर रहे हैं, तो ही रियलाइज्ड इंडिया में भी कुछ क्वालिटी लिटरेचर होना चाहिए। तो उन्होंने रिफर किया महाभारत के एक टेल से, जो है किंग ययाति राजा की कहानी, जो एक चंद्रवंशी राजा है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो सर ने जो एक माइथोलॉजी है उसको रिफर करते हुए अपने ही वे में एक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच उसमें लिया। ये है मेरा थिंकिंग, ये है मेरा पर्सपेक्टिव उस वर्क के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर। तो देखिए, ययाति राजा की कहानी में क्या होता है कि ये कहानी है एक फंडामेंटल डिसहार्मनी जो एक किंग को फील होती है उसकी लाइफ से। तो इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर है, 3। एक है किंग ययाति राजा खुद, उनके पुत्र पुरु और उनके पुत्र की वाइफ यानी कि उनकी डॉटर इन लॉ चित्रलेखा। देखिए, माइथोलॉजिकल वर्जन में चित्रलेखा का कहीं उल्लेख नहीं है। माइथोलॉजिकल वर्जन जो हमारी महाभारत के ययाति राजा है चंद्रवंशी, वो पांडव्स और कौरव्स के प्रेडिसेसर थे। पांडव्स और कौरव्स बाद में आए। ओके, तो ययाति राजा की कहानी माइथोलॉजी में अलग है और गिरीश कर्नाड सर ने उसमें एक अलग एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है और उस एलिमेंट में मैंने एग्जिस्टेंशियलिज्म इंट्रोड्यूस किया है। तो शांति से समझने की कोशिश कीजिए। तो एक राजा थे जिनका नाम था ययाति। अब राजा ने पूरी दुनिया सब कुछ कॉन्कर कर लिया था, तो उनके पास सब कुछ था। अब आप ही सोचिए कि अगर आप एक राजा हैं और आपने दुनिया की हर सुख सुविधा, धन संपत्ति सब कुछ कॉन्कर कर लिया है, तो अब आपका जीवन का अगला लक्ष्य क्या होगा? अब आप किस दिशा में जाना चाहेंगे? तो ययाति राजा ने भी वही किया जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था, और वो था कि इस शरीर की, इस मन की, इस कामनाओं में वो इंडल्ज करने लगे। वो उनके सेक्सुअल डिजायर्स और उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज में खुद को सबमर्ज करते गए। तो ये चलता रहा, कई वर्ष चलता रहा, परंतु हर इंसान और हर एक जीवन का एक अंत आता है। उसी तरह ययाति राजा को लेने जब यमराज आए, और यमराज ने हमारे हिंदू पुराणों और हमारे हिंदू माइथोलॉजी में यमराज का बहुत बड़ा महत्व है, और वो एक सिग्निफिकेंस है कि ये लाइफ जो हम जी रहे हैं उसका एक एंड है। इट विल एंड। कितनी भी हसीन हो जिंदगी या कितनी भी बुरी हो, उसका एक अंत होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी लाइफ, हमारी चॉइसेस ही हमारी स्टोरी डिटरमाइन करती है। और मेरा थीसिस भी इसी बारे में है, इसलिए इस टॉपिक के बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ और इसके बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने का कोशिश किया है, और आने वाले कई सालों में मैं इसके बारे में कंटेंट बनाने का और लिखने का भी प्रयत्न करूँगा, और होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आए। ओके, तो जब यमराज आते हैं राजा ययाति के पास और कहते हैं कि अब समय आ चुका है, आपको ये जीवन का अंत लाना है, आपको जाना है, मतलब मुझे मेरे साथ चलना है, तो ययाति राजा उनसे भीख मांगते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और वो कन्विंस करने का ट्राई करते हैं यमराज को कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ कोई ना कोई उपाय तो होगा। तो यमराज खुश होके बोलते हैं कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ कि तुम
और जी सकते हो ऑन वन कंडीशन कि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारी आयु ले ले और उसकी आयु तुम्हें दे दे। सो एज ट्रांसफॉर्म कर दे। तो राजा जाके अपने 5 पुत्रों को कहते हैं, का दूसरा पुत्र पुरु उनसे कहता है कि पिताजी ठीक है, मैं आपकी ये हालत नहीं देख सकता और मैं आपका दर्द समझता हूं, इसलिए एक सच्चे पुत्र की तरह मैं अपना धर्म निभाते हुए मैं मेरी आयु आपको देने के लिए तैयार हूं। तो ययाति राजा एक काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, यानी कि बहुत ही लार्जर देन लाइफ, बहुत ही बड़ी एक किंग की लाइफ आप इमेजिन ही कर सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी भव्य होगी। तो वो जीते हैं। एल्बर्ट कैमस भी ये कहते हैं कि एक अब्सर्डिटी है लाइफ में चॉइसेस की। हमारी लाइफ में, हमारे दिन में हम डेली बहुत सारी चॉइसेस लेते हैं और उससे डिटरमाइन होता है कि हमारी लाइफ किस दिशा में जाएगी और क्या फ्यूचर हमारे लिए वेट करता है। तो राजा ने यही सोचा कि अपने पुत्र की आयु वो ले ले और बदले में उससे बुढ़ापा अपना दे दे, और ताकि वो अपने जो मन की कामनाएं हैं, उनके जो डिज़ायर है फिजिकल प्लेजर पाने के लिए, वो और भी पूरा कर सके। देखिए माइथोलॉजिकल वर्जन में 10 बार ऐसा होता है, 10 बार ययाति राजा उनके पुत्रों से उनकी आयु लेते हैं, पर सिर्फ क्योंकि पुरु फर्स्ट थे इसीलिए पुरु को ही याद रखा जाता है। और उसमें माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि पुरु एक बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही अच्छे पुत्र थे और उन्होंने उनकी जिम्मेदारी निभाई। पर गिरीश कर्नाड सर ने स्टोरी में एक नया कैरेक्टर चित्रलेखा नाम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि पुरु एक अच्छे पुत्र नहीं है बल्कि वो एक बुरे पति हैं। क्यों? क्योंकि चित्रलेखा जब उनसे मैरिज करके आती है घर में तो वो एक पुत्र की या पुत्री की कामना करती है, वो एक बच्चे की कामना करती है। पर जब उसे पता चलता है कि पुरु ने अपनी आयु तो उनके पिताजी को दे दी है, यानी कि ययाति राजा को दे दी है, तो वो काफ़ी नाराज़ होती है और इसीलिए सबसे पहले वो पुरु से फाइट करती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो गिरीश कर्नाड सर ने जो पोर्ट्रे किया है वो एक काफ़ी वीक पुरु है और जो ही इज़ नॉट द मैन दैट वी नीड। आज के ज़माने में जो मैन चाहिए वो नहीं है वो। और फिर चित्रलेखा जाती है ययाति के पास कि आपके पुत्र तो मुझे अब संतान नहीं दे सकते, पर क्या आप दे सकते हैं? तो जिसमें ययाति मना कर देते हैं और इवेंचुअली चित्रलेखा सुसाइड कर लेती है। देखिए गिरीश कर्नाड सर का लिटरेचर इतना बढ़िया है और ज़्यादातर हमेशा उन्होंने शुरुआती स्टेजेस ऑफ लाइफ में एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में लिखा है। उनके प्लेज में आप काफ़ी बार देखेंगे कि कई कैरेक्टर्स सुसाइड कमिट कर लेते हैं और कई कैरेक्टर्स समझ नहीं पाते कि उनका क्या रोल है। इस कहानी में भी जैसे जैसे आगे जाएंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए तो ये है सिनेरियो। पुरु ने अपना जीवन पिताजी को दे दिया ययाति राजा को, और ययाति राजा के इस डिसीजन की वजह से उनकी पुत्रवधू चित्रलेखा ने सुसाइड कर लिया, जीवन का अंत ले आए वो। ठीक है, अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है राजा फिर से वही सब इंडल्जेस अपनी सेक्सुअल प्लेजर्स और उन्हीं सब में लगे रहते हैं और फिर एक स्टेज आता है कि जब वो माइथोलॉजी में इससे बोर हो जाते हैं और फाइनली वो यम को वापस बुलाते हैं। गिरीश कर्नाड सर के वर्जन में ये होता है कि उन्हें वो गिल्ट चुभता है कि मेरी वजह से मेरी पुत्रवधू ने सुसाइड कर लिया और इसलिए उस पैनिक में, उस प्रेशर में वो फाइनली यम को वापस बुलाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि पुरु को उसका ये यूथ, ये जवानी, ये जो उसकी यंग एज है वापस दे दीजिए और मैं अब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मैं मूर्ख था कि पहले मैंने एज अ पिता एक सेक्रीफाइस नहीं किया। तो फाइनली वो पुरु को उसकी यूथ वापस दे देते हैं और इवेंचुअली वो यम के साथ चले जाते हैं। माइथोलॉजी में भी ऐसा ही होता है। अब इस कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हर इंसान को अपना ड्यूटी फुलफिल करना ही पड़ता है, आप चाहे या ना चाहे। अब क्यों, वाई नाउ, मैं ये टॉपिक क्यों आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए पिछले कई सालों में जब हम पेंडेमिक से गुजर रहे थे तो हर पर्सन एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से लड़ रहा है। हर इंसान उसके धर्म से, जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक इंसान को उसका धर्म, उसकी जो लिमिटेशंस है, उसकी जो लाइफ है वो उसी को डिटरमाइन करनी है और हम सब हमारे धर्म से लड़ रहे। देखिए हर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सनालिटी ट्रेड्स, जेंडर, मीडिया, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, काफ़ी साइकोलॉजिकल आउटकम्स आपकी लाइफ को शेप करते हैं और ययाति आज हज़ारों सालों से भी ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि हम सब आज ययाति राजा की जगह है। हम सब अपना धर्म भूल के हम सब गलत राह पर जा रहे हैं, पर
मेरा यही सजेशन है कि वी ऑल टेक द मॉरल हाई रोड। हम सब इवेंचुअली अपनी गलतियां रियलाइज करें और एक मॉरल हाई रोड जब दो लोग झगड़ रहे हैं जीवन में तो आप बड़े इंसान बनिए और उन्हें जाने दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये है इस कहानी का रियल सार। कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। और देखिए, ये सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ये सिर्फ मेरी पीपीटी प्रेजेंटेशन है जो मैंने प्रेजेंट करी। और मैं होप करता हूँ कि मेरे गाइड और सोफिया कॉलेज ऑफ गर्ल्स काफ़ी प्राउड फील करेंगे कि आज हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया है 3 डेज में, जिसमें 3 डेज में 21 स्कॉलर्स ने उनके पेपर प्रेजेंट किए। मेरा पेपर उनमें से एक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मेरी पीएचडी लाइफ या और भी कोई टॉपिक्स जो आप चाहते हैं मैं डिस्कस, तो मैं एक लिटरेचर स्कॉलर, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से ये सब पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ खुद डिटरमाइन करता है। आज जो ये सेमिनार हुआ उसमें भी यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का टॉपिक बार बार डिस्कस करा गया। और एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब यही है कि आपका एग्जिस्टेंस, आप उसकी वैल्यू, आप उसका फ्यूचर आप ही डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ मीनिंगलेस है। ये लाइफ टोटली मीनिंगलेस है और इसी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ और आगे मैं आपको और बताता जाऊँगा कि क्या क्या इस लाइफ में हम कर सकते हैं जिससे कि हम ये लाइफ को मीनिंग दे। थैंक यू, फिर मिलते हैं, नमस्ते।